अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो आई एम श्योर कि आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा अगर आप इंतजार नहीं कर रहे तो किसका कर रहे होंगे। आपकी मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। आई नो दैट आई एम लाइकेबल। जी हलीमा, मैं आपको एक मशवरा दूं? नहीं छोड़े। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। आज का जो हमारा मौजू है जिसके हवाले से हम बात करें, विच इज़ दूर के ढोल सुहाने होते हैं। कि आपको दूर से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कैची लगती हैं, बहुत आपका दिल करता है कि ये मेरे साथ भी हो, लेकिन जब आप उनकी असलियत जानते हैं, उन चीज़ों को करीब से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि वो इतनी भी सुहानी नहीं थी। इस चीज़ का एहसास हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की लाइफ देखकर होता है, बहुत सारे लोगों की, कि जो वो लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं असल में उनकी लाइफ वैसी नहीं होती। रिसेंटली भी हमारी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि नहीं, जो मैं रील्स बनाती हूँ या जो मैं रील्स बनाता हूँ वो असल में मेरे साथ नहीं हो रहा होता, तो कॉन्टेंट होता है, वो वायरल होने वाली चीज़ होती है, लोगों के साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है, तो चलो हम वो बोल देते हैं, वरना असल में हमारी ज़िंदगी में वो मामलात नहीं चल रहे होते। इसी के ऊपर अब ड्रामास भी बनना शुरू हो गए हैं कि दूर से जिन लोगों की ज़िंदगी को आप बड़ा चार्मिंग समझ रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी वाकई इतनी खूबसूरत हो। हुमायूं, ऐसा कभी कुछ देखने का, महसूस करने का इत्तेफाक हुआ है आपका कि आपको भी लगे कि यार ये जो दूर से तो बड़े अच्छे फिट लग रहे थे ये लोग और करीब आके मुझे अच्छा हलीमा, आपकी इस बात को सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह एक ऐसी रील बनाऊंगा जिसमें शायद 5 से 6 सेकंड काफ़ी होंगे। उसमें ये होता है कि आप जैसे ही फ़ोन सामने लाते हैं एंड देन यू स्माइल, और आप स्माइल ऐसे करते हो और जैसे कैमरा बंद होता है आप कहते हैं हाँ यार क्या हुआ। हाँ। ये रियलिटी है सोशल मीडिया की, कि राइट ऑन योर फेस यू विल बी स्माइलिंग, यू विल बी लाफिंग जस्ट टू मेक दैट रील। जैसे ही कैमरा बंद होगा आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। बचपन में एक शेर सुना करते थे हम, जो कि बड़ा मजाकी था, लेकिन वो आजकल की रियलिटी है। वो कहता था दूर से देखा, करीब से देखा, हाँ दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। और ये एक्चुअली अब बिल्कुल ठीक ठाक बात है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे, अब तो हमने सामने देख लिया कि जिनके बारे में हम जिनको फैसिनेट करते थे, जिन आप खुद सोचें, मैं एक सेलिब्रिटी की आपको ज़िंदगी बताता हूँ, उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मेरी पर्सनली उनसे, उनके कज़न से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं अगर वो लगाना शुरू कर दें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि उनकी इतनी बेहतर ज़िंदगी। वो है आतिफ असलम। आप कभी उनकी ज़िंदगी के बारे में सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगे, लेकिन कहते हैं द लाइफ ही इज़ लिविंग, द स्टैंडर्ड ही इज़ लिविंग, द डिसिप्लिन ही हैज़, कि जिस नज़्म ज़ब्त के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं शायद ही कोई पाकिस्तान में गुजार रहा हो, लेकिन आप कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं देखते। दूसरी तरफ आपको लोग बहुत सारी चीज़ें मकोड़ा बनाकर अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, पहना होता है मास्क, और बहुत सारी चीज़ें वो दिखा रहे होते हैं जो असल में नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं और आप रक्श की निगाह से देखते हैं उन्हें और कहते हैं कि रक्श की निगाह से देखते हो और आप कहते हो कि यार काश ये ज़िंदगी मेरी होती, काश ऐसी शादी मेरी होती, काश ऐसा लहंगा मेरा होता, काश ऐसी शेरवानी मेरी होती, काश ऐसे ही मेरे दोस्त मेरे पे पैसे उड़ाते। लेकिन आपको पता चलता है कि वो आपस में दोस्त नहीं होते, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो पैसा एक साथ कमा। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी एक और चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया अब आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे अगर आप दूर हो गए तो वो आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात हो जाएगी। आतिफ असलम इज़ एन एक्सेप्शन, जो सोशल मीडिया के दौर आने से पहले ही इतने मशहूर हो गए थे और अभी तक उनको पाकिस्तानी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग बॉलीवुड में भी कोई उस तरह से रिप्लेस नहीं कर सका। वो लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि आजकल वो आतिफ असलम से गाना नहीं गवा सकते। उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या लिरिक्स लिखने वाले लोग हैं वही कहते हैं कि जी जो भी हमारे पास आता है वो कॉपी करने की कोशिश करता है आतिफ असलम को। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बात वो भी अपना काम लगाते हैं, वो अपने कॉन्सर्ट्स की रील्स भी लगाते हैं, वो ये लगाते हैं कि वो कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं, कॉन्सर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ वो कभी नहीं लगाते। मेरा ये मकसद था कहने का कि आप जिन जिन लोगों की पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे देखते हैं उसमें से 1% भी सच नहीं होता।
और मुझे तो बड़ा इख्तलाफ है किसी की पर्सनल लाइफ को आप शेयर करते हैं, चलो ये मेरा वो मानना है। आई डोंट लाइक शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ ऑन सेलुलॉइड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं सेलुलॉइड पे अपनी जाके पूरी ज़िंदगी सामने रख दूं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, अपना घर, अपनी किस्मत, अपना करियर, अपना जो सारा फैमिली का सिस्टम है उसको इन सोशल मीडिया की चीज़ों को देख कर बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि दूर के डोल हमेशा सुहाने होते हैं। अंग्रेजी कहावत है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, आपको हमेशा लग रहा होता है कि जो घास है ना वो दूसरी तरफ सरसब्ज है, क्योंकि आपके पास कोई नहीं होता। जैसे कि आप देखिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जिससे हमने बात की। मुझे पिछले दिनों सिद्रा न्याजी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसके दौरान उनका पता लगा पहली दफ़ा कि वो शादीशुदा हैं और उनके जो हस्बैंड है ना उन्होंने नाम बताया और ना उन्होंने कभी उनकी कोई पिक्चर शेयर की है, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल है और जो भी चीज़ मेरे काम से रिलेटेड होती है, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो मैं कुछ ब्रांड की इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मैं पोस्ट करती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से पोस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे मियाँ को इस पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट इंसान हूँ, मैं जो है अपने आप को लोगों को नहीं दिखाना चाहता। तो जैसे यामिनी भी है, अगर आप इंडियन एक्ट्रेस की देखें, वो कभी कुछ पोस्ट नहीं करती अपना। आप उनका इंस्टाग्राम देखें, जस्ट उसकी मॉडलिंग पिक्चर सारी चीज़ें। तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं पोस्ट करती, उसने कहा मैं नहीं ये चाहती कि किसी को पता हो कि मैंने दोपहर में क्या खाया और क्यों किसी को पता हो। और उन्होंने फिर बताया कि उन्हें अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा कि अगर आप बहुत एक्सेसिबल हो जाएंगे ना ज़िंदगी में, तो आपके बारे में आप इतना एक्सेसिबल हो कि आपके बारे में कोई भी कुछ भी कह सकता है, फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, जैसे दूर के ढोल सुहाने की हम बात कर रहे थे, हमें कभी कभी ये भी लगता है दूसरे का करियर देखकर, दूसरे का बिजनेस देखकर, सोशल मीडिया अगर हम निकाल भी दे, हमें अक्सर दूसरों घरों को देख के लगता है, जब हम मेहमान बन के जाते हैं हम कहते हैं यार क्या किस्मत पाई है, कितना बड़ा घर है, क्या खूबसूरत गाड़ी है, माशाल्लाह कारोबार चल रहा है, देखा था बच्चे आए थे, बस माँ बाप को कोई परवाह ही नहीं जैसे। लेकिन आप उनको नहीं पता होता कि जैसे ही आपने उनका कमरा छोड़ा, उनका लाउंज छोड़ा, उनके घर में वही मसाइल बल्कि उससे कई ज़्यादा बड़े मसाइल होना शुरू हो गए। हम अक्सर दोस्तों के साथ बैठते हैं और हम कहते हैं कि यार मेरी बहुत, इसको क्या पता, कि हम सोच रहे होते हैं जब बातें बता रहा होता है कि इसको क्या पता मेरी कितनी बड़ी परेशानी है। आप यकीन माने किसी को टोल के देखिएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर इंसान की परेशानी आपसे बड़ी होगी जब आप सुनते हैं और आपको लगती भी है। ज़ैनब को इन्वॉल्व करेंगे, ज़ैनब से कहेंगे कि ज़ैनब को एक बार ही क्या कह दिया कि आपके बाल बड़े लग रहे हैं, वही स्टाइल बनाना शुरू कर दिया। ज़ैनब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। नहीं, अगर तारीफ हो और अगर पसंद की जाए चीज़ तो फिर उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कपड़ों का भी यही आपने सोचा? हाँ, कपड़े भी मैंने यही सोचे हैं कि कर लिया जाए। बिल्कुल। क्या पका रही हैं आप? पहले पूछते फिर बाद में करेंगे बातें। हम सेवियां बना रहे हैं आज, दूध सेवियां। चिकन सेवियां? दूध सेवियां बना रहे हैं। आपके तो कार में सिर्फ मुझे लगता है इको करती है चिकन। ऑब्सेशन हो गई है हमारे अच्छा, को चिकन के लफ्ज़ के साथ। मुझे बड़ा मजे की लगती हैं जो थोड़ी सी हम उसे कहते हैं ओगरे वाली सेवियां, मजाक में कहते हैं कि जिसमें दूध जो है ना और सवैयां दोनों से कहीं शुर्र हो रहा हो, ऐसे ऊपर करे शुर्र हो रहा हो। यही सोच रही हूँ कैसी ही बना, शुर वाली वो बड़े मजे की होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह की बनाते हैं। मेरी अम्मी जो बनाती है उसमें दूध की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, सेवियां कम होती है। लेकिन कुछ लोग जो है वो ऐसी बनाते हैं जिसमें थिक बनाते हैं, जिसमें यकजा सा हुआ होता है। तो वो आप जब कर रहे हो तो सवैयां भी दूध के साथ चिपकी हुई होती है और आप मिक्स कर सकते हैं कि दूध की, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मेरा ख्याल है मैं हलीमा के साइड से दूंगा, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस हो जाती है उसके कोर डिजर्ट के साथ। जो थिक वाला होता है ना, उसका नाम है कुछ डिजर्ट का, लबेशीरी। तो लबेशीरी के साथ रिजेम्बलेंस हो जाती है। लबेशीरी इज वेरी डिफरेंट, उसके अंदर बहुत ही कुछ डला हुआ होता है, बहुत कुछ होता है ना। और वो वैसे भी कराची की सौगात है। अच्छा ज़ैनब, हम बात करें दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हों कि यार जो ज़िंदगी ज़ैनब गुजार रही है ना वो मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए, और हो सकता है आप किसी और के बारे में सोचे हो। लेकिन वो भी कभी सोचा है कि यार दूर से तो मुझे इसकी बड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं अंदर जाऊँ तो क्या क्या मामलात इसके खुले हुए हों कि शायद
शायद वापस ही आना पड़ जाए, अपनी ज़िंदगी बेहतर लगने लग जाए। बिल्कुल, इस तरह से जिस तरह से आप भी सोशल मीडिया पे, मैं भी हूँ, तो ये चीज़ पहले जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तो मैं बहुत सोचती थी कि अच्छा ये फ़लाँ इन्फ्लुएंसर है, इसकी लाइफ ऐसी है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी फैमिली को इस तरह से डालते हैं कि हस्बैंड्स जो है वो काम भी कर रहे हैं, किचन में भी काम कर रहे हैं, डेकोरेशन भी साथ में करवा रहे हैं, बच्चे भी, मतलब उनका घर भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं तब होता था कि यार ये वाली चीज़ चाहिए। तब उस तक नहीं माइंड में कॉन्सेप्ट आया था कि रियलिटी क्या है। लेकिन अब जब खुद काम मैंने ये शुरू किया कि कैमरे पे कुछ और है, और वही वाली बात कि एक में स्माइल की और उसके बाद हाँ एकदम शक्ल चेंज हुई, तो वो चीज़ डिफरेंट है। तो मुझे अब पता लगता है कि अब मुझे नहीं होता कि नहीं, जो उसके पास चीज़ है वो मुझे चाहिए। मुझे यही लगता है कि बिहाइंड द सीन तो किसी को भी नहीं पता ना कि वो उसके, और वो कितनी मजबूरी में सोशल मीडिया पे। और मुझे होता है कि कभी कभी बहुत सारे, जैसे हुमायूं ने आतिफ असलम की मिसाल दी, तो उनका एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसपे उनके फादर की एक दिन पहले जो है इंतकाल हुआ था, और वो अगले दिन वो कमिट क्योंकि कर चुके थे, साइड टिकट्स बच चुके थे, सब कुछ हो चुका था, उनके नाम पे लोग आ रहे थे, तो उनको परफॉर्म करना पड़ा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स उन लोगों के लिए जिनको आप देख के उनकी जिंदगी को बड़ा सराह रहे होते हैं, वो बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और हंस के आप बोल के आपके सामने आ रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। ज़ैनब, सवैयाँ जो हैं वो आप कौन सी बना रहे हो, खुश्क बना रहे हो दूध वाली? नहीं, मैं दूध वाली बना रही हूँ। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल दी हैं। दूध पहले देसी घी के अंदर मैंने उसको सेमियों को कर लिया था, फ्राई कर लिया था, ब्राउन कर लिया था, फिर दूध डाला, चीनी डाली। तो अब थोड़ा सा मैंने ना स्लो कुक उसको कर दी है कि अब वो हल्का हल्का पकता रहेगा, तो थोड़ा सा दूध का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मेरी सारी लैला मजनू की कहानी सुना के आंखों मुझे लैला कौन थी, लैला लड़का था। सॉरी, मुझे याद आया कि आप पहले हुमायूं को जब आप चिकन से निकालना चाहिए तो आपने बता दिया था। ऐसा नहीं, होता है आपने भी बात की नहीं, सुबह ऐसा होता है कि हाँ, तो मैं दोबारा से पूछ रहा, आई एम रियली सॉरी। कौन से वाला कर रहे हो, हमें मिल जाएगा ये? नहीं, आपको नहीं मिल सकता, ये हमें नहीं मिल दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिनको हमने बुलाया हुआ है उनसे हम पहले अपना इलाज कराएंगे, बाद में किसी और की तरफ जाएंगे। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी वो एसोसिएटेड है और वहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो पढ़ा रही हैं, और बहुत दफ़ा हमारे शो पे आ चुकी है। और मुझे इनकी अच्छी बात सबसे ज़्यादा ये लगती है कि आप इनसे जितना मर्जी मुश्किल सवाल कर लें, इतने धीमे लहजे में वो आपको समझा रही होती हैं कि आप सोचते हो कि हाँ यार शायद मैंने ही कुछ गलत सोचा था या मेरा सवाल उस तरह से सही नहीं था। आपका भी दिल करता है कि आप ऐसे बात करो जी, कि आप इस धीमे लहजे में। नहीं, जो वो कर रही है वो मैं नहीं कर सकती और जो मैं कर रही हूँ वो नहीं कर सकती। हमारे साथ मौजूद है जी समरा सालिक। अस्सलाम वालेकुम। She is a psychologist also, और अस्सलाम वालेकुम, कैसी है समरा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहिबा? ठीक है आप? आज मैं आपको डॉक्टर साहिबा कहेंगे, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है। 5 साल, कितने साल में की? 5 साल, पूरे 5 साल में। बड़ा रेयर होता है कि लोग 5 साल में खत्म कर दें। 3 साल या 5 साल बड़ा रेयर होता है। यूजुअली लोग 7, 8 साल में चले जाते हैं, बट गुड जॉब। इससे ज़्यादा भी चले जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और जल्दी हो गया, टाइम पे हो गया। और आपने कहाँ से की पीएचडी? बहरिया यूनिवर्सिटी से। आपने वहाँ से, हम दोनों का सेम यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम दोनों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर एट अ गुड करियर। वैसे नहीं, बिल्कुल हम दोनों एक अच्छे करियर में पहुँच गए। यूनिवर्सिटी का बड़ा हाथ होता है इस चीज़ में, नहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। जिससे नहीं पहुँचना होता उसे कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं पहुंचा सकती, और जिसने पहुंचना होता है वो छोटी सी जगह से भी पढ़ के बहुत कुछ। बट हलीमा, आई टेल यू द यूनिवर्सिटी आई केम फ्रॉम, बिकॉज़ मेरा थ्रू आउट डिग्रीज वहाँ से, तो आई थिंक बहरिया हैज इवॉल्व्ड मी अ लॉट। मेरे बहुत हर यूनिवर्सिटी, हर चीज़ का एक अपना पूरा पैकेज होता है। कहीं आपको टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कहीं पे आपको यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, कहीं पे आपको सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, कहीं पे कोई कैंडिडेट बहुत डिटरमिन्ड होता है। मैंने बहुत नई यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स देखे हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपको एक यूनिवर्सिटी दे सकती है और एक्सपोजर और आपको बोलने का हक, वो मुझे बहरिया ने दिया है। आई विल एग्री टू दिस। अच्छा, कमिंग बैक टू यू समरा, हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप क्या कहती हैं? यू ओके? चले, चौथी बार मैंने आपसे पूछा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर भी आपने ठाक ठूक कर दिया था आपने। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। समरा, आपसे पूछना चाहूँगा, लोग कहते हैं दूर के ढोल सुहाने जो है वो कहावत बड़ी ठीक है आजकल के दौर के लिए। आप किसी को देख रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार ये ज़िंदगी अगर मिल जाए ना, काश। अब ये आपके पीएचडी को भी देख के लोग कह रहे होंगे काश ये हमने की होती तो शायद आज हम इस जगह बैठे हो। शायद हुमायूं को देख के कहते काश हम ऐसे होस्ट होते। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ये चीज़, जो चीज़ दूर होती है वो ढोल होता है,
और जो ढोल है वो आजकल सोशल मीडिया है और डिजिटल दुनिया है, वेरी ट्रू। और उसको हम ढोल ही समझते हैं। और इसमें शायद जिस बात से शुरू करूं वो ये है कि ढोल के अंदर बहुत सी खामोशी भी होती है और बहुत सा शोर भी होता है, और हम शायद उस शोर को बहुत ज़्यादा देखते और जांचते हैं, और हम अंदर उस के खालीपन को खामोशी नहीं को और जानते। खालीपन को भूल क्या जाते बात हैं। की, छोटा सा ब्रेक बन रहा है इस बात पे जो आपने कह दिया, इस पे छोटा सा ब्रेक बनता है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट। अगर हलीमा जिंदा रही तो शो में साथ होने वाला है। वेलकम बैक टू द शो। समरा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने पहले शुरू में आगाज़ में बात की कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाती हैं, इसलिए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछने का दिल करता है। समरा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये बात तो हमने बहुत दफ़ा सुनी हुई भी है, देखी हुई भी है, एक्सपीरियंस भी की हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस, बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग गई है हम सबकी ज़िंदगी में। रीज़न बीइंग कि जैसे सोशल मीडिया पे एक कमेंट आ गया और वो आपके साथ एफिलिएट हो गया, चिपक गया। मैं अपने हस्बैंड को, ऐसा नहीं है कि उनको मसला है कोई आने में, वो ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, मैं भी उनको ज़्यादा लगाना पसंद नहीं करती, बिकॉज़ वो मेरी एक पर्सनल लाइफ है और ये मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है, उसके हवाले से मैं पोस्टिंग करती हूँ। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जी, जो भी पिक्चर किसी भी मर्द के साथ लगा दो तो ये है आपके हस्बैंड, ये है, ये है, ये है, वो करके पूछते रहते थे। फिर एक दफ़ा मैंने कहा खुदा का वास्ते ये है मेरे हस्बैंड, ये मैंने लगा दिया इनको, ठीक है, देख लें आप इनको, गौर से याद कर लें। लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटीज़ आती हैं उन चीज़ों की वजह से जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। कितना आपको लगता है कि सोसाइटी को चेंज किया है सोशल मीडिया ने? कितने नेगेटिव्स जो हैं वो इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं, जो अब हमारा पीछा छोड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसको ऐसे हम देखें ना, अगर कि सोशल मीडिया की, अगर आप एक सोशल मीडिया पे रील लगाती हैं फॉर एग्जांपल, सो वो आपके 24 आवर्स के डे में से वो एडिटेड, एक्सट्रैक्टेड बेस्ट 30 सेकंड्स का वर्जन है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जब से रील्स का कल्चर आ गया है तो हम देखते हैं कि बहुत छोटा सा एक शॉट आता है और वो सारा कुछ बता रहा होता है। और मैं कंपेयर किससे कर रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि हलीमा ने लगाया कि वो एक ट्रिप पर जा रही हैं और उस ट्रिप में से 10, 20, 30 क्लिप्स हैं और वो बहुत सी खूबसूरत जगहों की हैं जिसमें अच्छा खाना है, शॉपिंग है, सब कुछ। वो ट्रिप कितना लंबा था? पूरे 1 महीने का। उस 1 महीने के ट्रिप में से वो जो 30 सेकंड्स की या 1 मिनट की मैंने क्लिप देखी, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे स्ट्रगल क्या है। और मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ? ओह, हलीमा की ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी है, आइडियल लाइफ है, देखो शॉपिंग कर रही है, ओह देखो बेस्ट खाना खा रही है, ओह वो तो बहुत अच्छी जगह पे गई हुई हैं। बट ऑन द अदर हैंड मैं उनको कंपेयर कर रही हूँ अपने 24 आवर डे से या अपनी पूरी लाइफ से, जिससे क्या हो रहा है, मैं कंपैरिजन्स में बुरा फील कर रही हूँ। नहीं, मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, मुझे ऐसे सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हो रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं जिसमें सेल्फ़ इस्टीम ख़राब हो रही है। मैं तो ये नहीं ले सकती, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद उसकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे है, वो इतनी खुश कैसे है? द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस हम वो डिटर्मिन करने लग जाते हैं उस 30 सेकेंड या 1 मिनट की रील से, जो कि शायद हमें नहीं नज़र आता कि टू गेट देयर, या वो उनकी भी लाइफ में वो हाइज़ एंड लोज दोनों हैं, मेरी भी लाइफ में हाइज़ एंड लोज दोनों हैं। अगर मैं भी अपनी लाइफ में से बेस्ट वर्जन निकालूंगी तो शायद वो उससे भी बेहतर हो जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कि जब हम रील पोस्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसकी बात कहते हैं कि जी सेलिब्रिटीज़ ही, हानिया आमिर की बहुत दफ़ा मिसाल ले लें, सबा कमर की ले लें, कि जी बहुत अच्छा 1 महीना पोस्ट किया, उसके बाद एक मिनी हार्ट अटैक आ गया, पाँव टूट गया, हार्ट टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और एक तकलीफ़ सहनी पड़ी, और हम उसका ज़िम्मा जो है वो सोशल मीडिया पोस्टिंग को देते हैं कि क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग की तो हमें लग गई नज़र।
क्या वाकई ये होता है? और अगर आपको पता है कि इस तरह से नज़र लगती है तो फिर हम क्यों पोस्टिंग कर रहे हैं? देखिए ये बहुत पर्सनल ओपिनियन है, बट रिलीजियसली हमें लगता है कि नज़र का होना, नज़र का लगना बरहक है, सो नज़र लगती है। अमूमन बच्चों के लिए कहते हैं, एक ट्रेंड आया था बहुत ज़्यादा कि जब बच्चा पैदा होता था तो वो बच्चे का इंस्टा अकाउंट बना देते थे कि कहाँ ड्राइव में डालेंगे पिक्चर्स, कहाँ डालेंगे इधर उधर, तो हम उस इंस्टा अकाउंट पे हम डालते रहेंगे। मगर बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आया। बिल्कुल अभी शान रमज़ान में प्रोग्राम में वो 2-3 भाई आते हैं जी बिल्कुल, और उनके भी जब भाई के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो सबका यही नज़रिया था। सब ने कहा, उनके पेरेंट्स ने भी कहा अब हम नहीं भेजेंगे, बट इस दफ़ा हम वो बच्चे देख रहे थे उन्हीं प्रोग्राम्स में, उन्हीं रमज़ान ट्रांसमिशंस में। मैं बहुत से आप बच्चों को जानते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, बट एक बहुत ही प्यारा बच्चा मेरे अपने ही बहुत क्लोज वंस में से, और वो बच्चा बहुत प्यारी बातें भी करता था, उसकी बहुत प्यारी हरकतें भी थी। सो उसकी वालदा ने बना दिया और बड़ा एक्साइटेडली, सो हम सब बहुत लाइक करा रहे, जो जानता था वो एक दूसरे कह रहा था। बट कुछ दिन बाद ही बिल्कुल ठप होगी। तब भी ये लोग कह रहे थे कि ये नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, बट उस टाइम पे ये बात नहीं समझ आ रही थी। बट कोई चीज़ उस मदर को क्लिक की होगी तो उन्होंने वो अकाउंट रिवर्ट किया होगा। कुछ तो हुआ होगा। उनके साथ मिनी हार्ट अटैक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग हैपेंड। लेकिन सब कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, शऊर आ गया, या वो किसी ने कन्विंस कर लिया, या नाना नानी दादा दादी के कहने पे कि नहीं भाई हमारा बच्चा ना सोशल मीडिया पे डालो। मैं अब आपको लेके जाऊंगा दूसरी तरफ जहाँ पर हमारा मौजू है। समरा, एक दौर होता था जो कि शायद हमारा ही चाइल्डहुड का दौर था, जिसमें हम कहते थे कि जी हाँ बनना डॉक्टर है, बनना वकील है, बनना इंजीनियर है, लेकिन हाँ इसकी हॉबी है साथ में पेंट करना, ठीक है, इसकी हॉबी है साथ में ये करना। इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे, कहीं मत जाएगा देखते एक और सब, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एक और सब, हमारे साथ मौजूद है समरा सालिक। समरा, डॉक्टर साहब आप एक चीज़ बड़ी यहाँ पर ज़रूरी है कि हम वही बात कर रहा था कि हम जब होते हैं अपने चाइल्डहुड में तो कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंशाल्लाह ताला इसने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, या पायलट बनना है, या फ़ौज में जाना है, लेकिन ये इसकी हॉबी है, इसको पेंट का शौक़ है, ये इसकी हॉबी है कि ये क्रॉकरी डिज़ाइन कर लेती है, या इंटीरियर कर लेती है, ये कर लेता है, इसको हॉस्पिटैलिटी का शौक़ है। अब वो दौर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। अब जो हॉबी है उसको आप अपॉर्चुनिटी बनाकर आप कहते हैं यही इसका करियर है, और अर्बन एरिया में कम से कम ये एक्सेप्ट होने लगा है, लेकिन अभी भी इतना वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान को जिसका शौक़, और हमने देखा उन्होंने ही कामयाबियाँ हासिल की जिनको जिस चीज़ का शौक़ था, इंटरेस्ट था, उसमें उन्होंने एक्सेल किया। कितना ज़रूरी है इस पर एजुकेशन सिस्टम को अमल करवाना पेरेंट्स से? मेरे दिल के बहुत करीब है ये पूरा का पूरा एरिया, पूरी डोमेन, और हम इस पे काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये आज की ज़रूरत भी बन गई है। इट हैज़ इवेंचुअली बिकम अ नीड ऑफ टाइम, जब हमें स्किल्स पर काम करना है और एजुकेशन सिस्टम्स में इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हर बच्चे के साथ, हर इंडिविजुअल के साथ इतना एक पैकेज बन के आता है कि उसमें एक एकेडमिक पोटेंशियल है, बट उसमें और भी बहुत से पोटेंशियल्स हैं। और जो हमारे सिस्टम्स बन गए हैं जिसमें आपने ग्रेड 1 पास करनी है, ग्रेड 2 पास करनी है, ग्रेड 3 पास करनी है, 1 में आपको सेंटेंस बनाना आता हो, पैराग्राफ लिखना आता हो, 2 में आपको ऐसे लिखना आता हो, और इसी तरह करते करते लेवल्स बढ़ते जाते हैं। मगर जब हम बात करते हैं स्किल्स की तो हम ये भूल जाते हैं कि शायद एक बच्चा बहुत अच्छा लिख नहीं सकता, बट बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकता है, बहुत अच्छा क्रिएट कर सकता है, बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, या बहुत दफ़ा वो कुछ ऐसा हुनर, ऐसा स्किल रखता है जो शायद हम लोग आज के दौर में उसको यूज़ ही नहीं करते। मैंने बच्चों को लेगो बनाते हुए देखा, बच्चों को पेंट और क्राफ्ट ऐसा करते हुए देखा जो शायद लोग प्रोफेशनल डिग्रीज़ और NCA से ग्रेजुएट करने के बाद लेते थे। अब बहुत छोटे बच्चे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं।
सो कमिंग टू द स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, वो बच्चे, वो इंडिविजुअल्स उसमें बिजनेस ही नहीं क्रिएट कर लेते, उसमें बाकायदा तौर पे एक्सेल करके बहुत हद तक इस्टेब्लिश हो जाते हैं। दे आर नोन फॉर दैट। हमने कुछ अर्सा पहले एक एकेडमी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम लोगों ने डाइवर्सिफाइड बच्चों को नीड बेस्ड स्किल देने के लिए कोशिश की। आप बिलीव करेंगे कि इस्लामाबाद में हर हुनर मौजूद है और हम हर स्किल के लिए एक एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें से बिल्कुल अभी हमारी कल एक मीटिंग है जो टेपेस्ट्री पे है। हम बच्चों को, इंडिविजुअल्स को टेपेस्ट्री सिखाने लगे। अच्छा, फिर हमने पॉटरी की बात की तो हमने कहा हम पॉटर बुला लेते हैं। कुछ अर्सा पहले अभी हमने एक स्टोरी टेलिंग सेशन किया जिसमें बच्चे अपनी स्टोरीज सुना सकते थे, बट हमारे पास एक स्टोरी टेलर था। चाहेंगे, हम चाहेंगे आप हमें ऐसे कोई स्किल सेंटर एटलीस्ट इस्लामाबाद या पाकिस्तान में बताएं जो मशहूर है। आई डोंट माइंड एडवर्टाइजिंग देम, जिस पर लोग अपने बच्चे भेजकर उनका स्किल पॉलिश करवाएं, उनके इंटरेस्ट का स्किल, उनको उसकी प्रायर एजुकेशन दें। सो सिस्टम्स ऐसे बन रहे हैं, सेंटर्स बन रहे हैं। मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं ये नहीं कहूँगी हमारा बहुत अच्छा है, बट हम साइक केयर अकेडमी के नाम से एक पूरा सेटअप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पायलट रन्स करना शुरू किए। इसी तरह एक स्कूल है स्कॉलरनोवा के नाम से, वो लोग आफ्टर स्कूल में अब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बहुत से ऐसे क्लब्स, क्योंकि उनका ये विज़न था, उनकी जो डायरेक्टर है उनका ये एक विज़न था कि वो स्किल्स बच्चों को दे सकें, जिसमें उन्होंने पहले लैंग्वेजेस से स्टार्ट किया, फ्रेंच से स्टार्ट किया, टर्किश से स्टार्ट किया, और अब आप बिलीव करेंगे कि उनके रेगुलर हर स्कूल का बच्चा साइन लैंग्वेज जानता है, जबकि वो रेगुलर बच्चे हैं। ओनली टू इंक्लूड दैम इनटू द सोसाइटी, कि वो जब किसी ऐसे से बात करें जहाँ हेयरिंग या फिर स्पीकिंग क्या कोई लिमिटेशन है, सो दे आर एबल टू कम्युनिकेट। ठीक है। उनके हर इवेंट पे बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस होती हैं, नेशनल एंथम, रेसिटेशन, ट्रांसलेशन, सब कुछ साइन लैंग्वेज में डिपिक्ट हो रहा होता है। लेकिन समरा, इसमें एक जो चीज़ जिसे हम एलिमिनेट कर रहे हैं इस वक्त अपनी कन्वर्सेशन में से, वो ये है कि अवेयरनेस की कमी है। अभी तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ों की ही अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने हासिल नहीं की, या उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो नहीं सोच पाते। अगर आपने किसी को समझाना हो कि आपके बच्चे के लिए ये ज़रूरी है, हमारा टाइम तो गुजर गया, जैसे कैसे हम कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, बाहर के ममालिक में घूमने भी जाते हैं, पढ़ाइयाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं, आपके बच्चे के लिए ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब आगे जाएगा वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा तो उसको कोर्स नहीं करना पड़ेगा लैंग्वेज का, उसको पहले से आती होगी, और वो भी उसने तब सीखी होगी जब डायलेक्ट जो है वो भी उसका उन्हीं जैसा होगा। वरना तो हम सीख लेते हैं, यहाँ पे लोग फ्रेंच की क्लासेस जब लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं ये कौन सी फ्रेंच है जो आप बोल रहे हैं, ये तो हमें नहीं आती, ये तो हमने नहीं सिखाई किसी को। तो आपका जो बच्चा है उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हम कैसे समझा सकते हैं हमारी कम्युनिटी? देखिए, इसके लिए ना उनको पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें ना उन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट करना है। उन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट इसलिए करना है क्योंकि जो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स स्किल सिखाएगा ना, वो उसको चार्ज करेगा। सो ये फ्लॉ हमारे सिस्टम में थोड़ा सा आता है कि द मिनट एक स्कूल या कोई भी चार्ज करने लगता है तो पेरेंट कहता है आपकी फ़ी ज़्यादा क्यों है, आप रेगुलर फ़ी के बियॉन्ड ये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं? हाँ जी। आपने ये वाला प्रोग्राम कराया, हमने नहीं अपने बच्चे को वो मैथ का स्किल देना, हमने नहीं अपने बच्चे को वो साइन लैंग्वेज का कोर्स कराना, या हमने नहीं अपने बच्चे को ये टेपेस्ट्री या पॉटरी सिखाना। सो हमें एज पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें कल को हमारे बच्चों को ये ज़रूरत पड़ेगी। और अब यूनिवर्सिटीज़ जितनी बाहर हैं वो पूछती हैं किस किस स्किल में एक्सेल किया एकेडमिक ग्रेड्स के अलावा। और तब पाकिस्तान में आधे बच्चे फेक लेटर्स बनवाने के लिए भाग रहे होते हैं। हमने ये कम्युनिटी वर्क किया, हमने अपने स्कूल में वो कंपटीशन विन किया, हमने मेरा ख्याल है किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया तो उसके लिए भी लेटर मांग रहे होते हैं। और ये एक नॉर्मल कल्चर बन गया हुआ है, इसीलिए क्योंकि एक्चुअली उनको ड्रामेटिक्स नहीं सिखाया गया, इसलिए क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है। सो इट्स ऑन बोथ साइड्स, इट इज़ बिकॉज स्कूल्स आर अनएबल टू ऑफर। हम गवर्नमेंट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे भी मैं फिर कहूँगी बहुत आगे काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आजकल पिछले कुछ अर्सा पहले तक मोयुद्दीन वानी साहब ने आईटी पार्क्स बना दिए, आईटी सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए, गेमिंग, एआई बहुत डाल दिया। अब वो शायद ट्रांसफ़र हो गए तो उन्होंने स्पोर्ट्स डाल दिया, पैडल का बहुत ट्रेंड है। लेकिन समरा, हम जो पेरेंट्स को, हम वालिदैन को यहाँ पर यकीनन मैं अक्सर कहता हूँ कि
उनको समझना चाहिए, लेकिन वो एक बात बहुत ठीक तरह समझ भी रहे हैं, वो गलती पे नहीं भी है। हम उसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब जागते रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। समरा, वालिदैन से हम बहुत ये शिकवा करते हैं कि उन्हें समझना चाहिए बच्चों का जो स्किल है उसी को उनकी अपॉर्चुनिटी बनाकर उनका जॉब सेट बन जाए, लेकिन कहीं कहीं ठीक भी होते हैं। हम ये भी भूलना नहीं चाहिए, हमें जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर आर्ट की उस तरह इज्जत नहीं है और ना उस तरह फाइनेंसेस को मिलते हैं। ठीक है, पॉटरी सीख ली, साइन लैंग्वेज सीख लिए, एक आम सी जॉब मिल गई, ढूंढ के मर मुका के कहीं से कुछ कोई कोटे पे कोई जॉब हुई, यहाँ पर साइन लैंग्वेज के किसी न्यूज़ वाली जगह पे मिल, जो किसी स्टेट चैनल में शायद साइन लैंग्वेज के लिए है, या कोई बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वालिदैन भी तो ठीक कह रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि वो हो जो वो वाला स्किल चुने जो अच्छा पे ऑफ करता है। ये अगर स्किल सीख ली तो कहते हैं हाँ साइड पे कर लो बेटा, बट अपनी जॉब ज़रा देख लो। ठीक है, इसके लिए तो पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर दी जाती है इन चीज़ों को। सो जब हम स्किल को रिस्पेक्ट करेंगे ना और स्किल को वैल्यू करेंगे, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही आ जाएंगी। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अच्छा मेरा बच्चा अच्छा ड्रॉ कर लेता है, अच्छा क्राफ्ट वर्क कर लेता है, या एक्सेप्शनली किसी भी मैथमेटिकल उसमें अच्छा है, तो वो सिर्फ तभी कर सकेगा जब उसके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव कर सके। बाहर के सिस्टम्स में क्या होता है, अगर मैं ग्रेड 1 की हूँ और मेरा मैथ का लेवल ग्रेड 4 का है, सो वो मुझे मैथ ग्रेड 4 वाला कराएंगे और वो मुझे गिफ्टेड कैटेगरी में स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज कर लेंगे। कौन सा पेरेंट वो रिकग्निशन नहीं चाहता जी? मगर अगर आप पेरेंट को कहते हैं कि वो खुद ही ढूंढे अपॉर्चुनिटी और वो खुद ही रिकग्नाइज कराए और उसके बाद वो खुद ही उसका फाइनेंशियल बर्डन भी वो करे। आप स्पोर्ट्स उठा लें, स्पोर्ट्स में बच्चे गोल्फ, स्विमिंग, यंगेस्ट हमारे पास बच्चे जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर हम उनको राइट ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे स्किल्स के लिए हमारे पास बहुत सी फंडिंग आ जाती है। अच्छा, लेकिन समरा, जो हुमायूं ने बात की उसी को मैं थोड़ा सा उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने पेरेंट्स का कंसर्न भी, उनके कंसर्न्स भी समझने हैं। एक तो ये कि इन्फ्लेशन का आप जो हाल देख रही हैं, रोज़ सुबह उठता है बाप और वो जब देखता है कि जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो उसको भी वो टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब अगर ऐसे में वो स्कूल की फ़ीस भी पे कर रहा है और फिर उसे कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ये स्किल सिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई एक्स्ट्रा ना ही सिखाएं, फिर रहने दें। अब स्कूल्स ये क्यों नहीं करते कि जो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके उसके अंदर वो स्किल की एक क्लास डाल दी जाए, या एक स्किल है ना वो कर दिया जाए, ताकि पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे 3 बच्चे होंगे और 1.5 लाख रुपए महीना मेरा मियाँ उनकी फ़ीस दे रहा होगा और फिर मुझे एक लेटर आएगा कि हर बच्चे के लिए 10,000 भी अगर आपने एक्स्ट्रा देने हैं तो 1,80,000 रुपये बन जाएगा, तो मैं सोचूंगी कि 1,80,000 वो 30,000 जो है वो हम इनके अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, या हम इनको जॉयलैंड ले जाएंगे, या हम इनको किसी पिकनिक पे ले जाएंगे। तो मैं क्यों दूंगी? मैं भी नहीं दूंगी। और मतलब अगर मैं वैसे अपने बारे में मैं नहीं दूंगी, कंपल्शन कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैंने जो आपकी बात है मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं यही सोच रहा था ये यूनिवर्सिटी लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए और नॉट एट द फर्स्ट सेमेस्टर। ये थर्ड सेमेस्टर बच्चे को थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि उसे क्या अच्छा लगता है, बच्चा हो जाता है। और इसको कंपल्शन इसलिए कि उसका पहले, जैसे तो आपने इतनी अच्छी फ्रेंच वाली बात की कि मैंने भी देखा, आप पहले उसका बेसिक लेवल पढ़ाए उसी चीज़ का, फिर एडवांस पढ़ाए, फिर उसका सेमी, उसकी एक वर्जन्स पढ़ाए। हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा आधी तालीम तो कहते हैं बड़ी खतरनाक होती है, वो आधी तालीम देकर हम वो भी 3 मंथ्स का कोर्स कर लें और आपको फ्रेंच आ जाएगी और फिर आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर भी हो जाते हैं, सब कुछ होते थे, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं ये फ्रेंच हमें नहीं आती, जो आपको आती है। कुछ स्कूल्स ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि ये अभी मैं स्कॉलर नोवा की बात कर रही थी, तो ये लोग बहुत सी चीज़ें इम्बेड कर लेते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, हमारा ये स्टेट लेवल प्रॉब्लम है। हमारे स्टेट लेवल पे देखिए सिंगल नेशनल करिकुलम हमने बनाया हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने मैट्रिक तक इतना सिलेबस करके आना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, पहले ग्रेड 5 में, फिर 8 में, फिर 9th 10th में, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ताकि आप रेगुलर रूटीन
के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ आ सकें। सो जब ये चीज़ें हमारी करिकुलम का पार्ट नहीं बनेंगी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के हम यहाँ पास पे भी थोड़ा सा उसका- ब्रेक लेते हैं, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। समरा आपके में जाएगा, साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। समरा जो है वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। वो जो चीज़ें जिनको हम पहले हॉबी कहा करते थे, अब लोग उसी को जब स्किल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। ये बात तो हमें पता है। जैसे कोई मुझे कहे, मुझे बचपन से ही बोलने का शौक़ था, सब मुझे चैटर बॉक्स कहते थे, तो उसी चीज़ को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया तो मैं कामयाब हो गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर केस में ये चीज़ जो है वो आ जाए। और हुमायूं वाली बात जो हुमायूं ने कहा था कि जी आपको जब भी कोई भी चीज़, कोई भी हॉबी आर्ट से रिलेटेड होती है तो हमने अपने कल्चर को भी देखना है कि हमारे कल्चर में उसके उतने पैसे नहीं मिलेंगे कि आप उसे अपना ब्रेड एंड बटर बना लें। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे हम करिकुलम की बात करें, क्या क्या चीज़ें हैं समरा जिसमें हम लैक कर रहे हैं, जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है ताकि हमें वही चीज़ मिल सके, वही प्रोडक्ट मिल सके जो हम एंड में चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी चीज़ बात पूछी आपने, क्योंकि हमें बेसिक भूल जाएं हम किसी आउट ऑफ द बॉक्स वाले स्किल को। स्पोर्ट्स को आप डाल लें और ऐसे डाल लें कि जो कि ये नहीं है कि आपका गेम्स पीरियड है, उसमें बाकायदा ट्रेंड स्ट्रक्चर्ड कोचिंग हो। जो जौन सा स्किल रखता है, जौन सा पोटेंशियल रखता है, आप उसको वैसी ट्रेनिंग देते। जो बास्केटबॉल अच्छा खेलता है उसको बास्केटबॉल में एक्सेल कराएं, जो स्विम अच्छा करता है उसको अच्छा स्विमर बना दें। इसी तरह जब आप, आजकल पैडल का दौर है, मैं भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी, बच्चे पैडल के लिए क्रेज़ी हैं, मगर पैडल की अपॉर्चुनिटी हर एक के पास नहीं है। वो सिर्फ उनके पास है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ कॉलेजेस में उन्होंने पैडल कोर्ट्स बना दिए जब उन्हें देखा ये ट्रेंड आया। सो वी आर गेटिंग देयर और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए कर पड़ेंगे। समरा, मैं जो हलीमा ने पूछा, डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कर चुकी हैं? आप कर जी आप बताएं। अच्छा, नहीं आप बताएं। मैं डॉक्टर साहब ये जो हलीमा ने बात की है, मैं उसको वहीं पे जाके इसके फर्स्ट पार्ट, इसके सवाल का पकड़ूंगा। मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि हलीमा को बिल्कुल ये नहीं पता था कि वो अच्छा बोल सकती है तो शी कैन बी एन एंकर। मुझे भी नहीं पता था कि मैं अगर अच्छा बोलता हूँ तो मैं एंकर भी बन सकता हूँ, मैं मॉर्निंग शोज। हमें ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिली कि यार ये करियर गाइड्स हमें कहाँ से मिलेंगे कि मेरा ये स्किल अच्छा है तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने के लिए। जैसे हलीमा और मैं तो गॉट लकी, उससे बीच में कहा उसने कि ये हर केस में नहीं होता। हमें अच्छा किस में मिले कि हमें किसी ने कहा कि हाँ तुम बोलते अच्छा, तुम ये ट्राई करके देखो। तो वो तो कोई भला इंसान किसी ने पकड़ लिया, बता दिया, या हम भूले भटके आते गए, अल्लाह ताला ने किस्मत अच्छी बना दी, उस जगह पहुँच के जो हमें आता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये पता है कि कौन बताएगा। क्या आपको आपके स्कूल लाइफ में कभी किसी ने इस स्किल को आइडेंटिफाई किया? वी नेवर हैड दो सिस्टम्स एंड वी स्टिल डू नॉट हैव दो सिस्टम्स वेयर हमारे पास एक 200 के 500 के हज़ारों में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एक कैंपस पे, और हम उसमें से वो स्किल नहीं निकाल पाते। तो हमारे पास स्क्रीनिंग और असेसमेंट का तरीका ही नहीं है, पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, जिसको हम कभी एबिलिटी टेस्टिंग कहते थे, कभी कैपेसिटी बिल्डिंग कहते थे। इतना दिल है डॉक्टर साहिबा कि कोई ऐसा डिग्री हो, बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की, जिसमें करियर गाइडेंस इज द सब्जेक्ट, जिसमें आपके पास हो कि अगर इस बंदे के ये स्किल्स हैं तो ये यहाँ जा सकता है, ये ब्रांचेस के पास है, इस स्किल को ऐसे पॉलिश किया जा सकता है, फिर उसकी पूरी स्टडी हो, कम्युनिकेशन वाले को ये पॉलिश करे। तो आपको पता है ये अवेलेबल है, ये हम नहीं इम्प्लीमेंट करते। अच्छा। मैं बाहर से वो पूरा मॉडल लेकर आई जहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें कि इनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, इनमें एबिलिटी क्या है, इनका स्किल लेवल क्या है, इनका आईक्यू लेवल क्या है। ये बहुत एक्सपेंसिव असेसमेंट्स होती हैं, बट आप वो सारी असेसमेंट्स करके एक पूरा का पूरा मैप कर लेते हैं कि ये यहाँ पे जा सकता है, और फिर आप उसको उस डायरेक्शन के लिए ट्रेन करते हैं, क्योंकि हर चीज़ ट्रेनिंग से बेहतर हो जाती है। आप कुछ भी सीख सकते हैं। सो जो पोटेंशियल होता है उसको अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाए, प्रैक्टिस कराई जाए, तो आप बहुत बेहतर हो जाते हैं। बेस्ट आर्टिकुलेट्स,
आपको पता है कि ये हमारे पास नहीं है, बट जो स्पोर्ट्स में फील्ड पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जी, वो उनको पहले से ट्रेन करते हैं कि बॉल यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी तो माइंड गेम कितना इन्वॉल्व होगी। विदाउट मेकिंग देम प्ले अगेन एंड अगेन, दे आर ट्रेन्ड मेंटली कि वो उसमें बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्राउंड्स में पाकिस्तान की टीम जो है बहुत स्ट्रगल कर रही होती है, और जो दूसरी टीम्स होती हैं वो बहुत हमसे आगे नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वो उनकी माइंड गेम जो है वो शायद हमसे ज़्यादा सारी? स्ट्रॉन्ग है। किस ग्राउंड में वो अच्छा खेल रहे होते हैं? कोई किसी है भी ऐसा? ग्राउंड में अच्छा नहीं खेल मेरे रहे। तो मैंने आज यही तक- कहा है कि क्योंकि वो पाकिस्तानी टीम बहुत training स्ट्रगल में- कर रही होती है, बिकॉज हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है टीम्स के साथ एसोसिएट करने का। हमारे पास और कोचिंग सिलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट कोचिंग का नहीं है, सिलेक्शन का नहीं है, आइडेंटिफिकेशन का नहीं है, स्क्रीनिंग का नहीं है, किसकी स्किल अच्छी है। हमारे पास ना दौर आता है, आजकल इसका दौर आया हुआ है, ये 2 मैचेस में अच्छा डॉक्टर खेला साहब, तो ये एक बहुत सुपर चीज़ है, उसी को ट्रेनर बना देते हैं क्योंकि वो वायरल हो गया, वायरल हो गया। वो ट्रेंडिंग पे चला गया। आप खाने पे देख लें, फूड है आपके पास, जौन सा नया इमर्जिंग ईटरी आता है सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, डॉक्टर साहब- जस्ट बिकॉज वो वायरल है, नॉट बिकॉज वो क्वालिटी पे एस्थेटिक मेंटेन कर। पिक्चर्स भी तो चाहिए ना। सही फिर डॉक्टर ऐसे साहब, ही। एक बहुत सा छोटा सवाल मेरा, आप मुझे बताएं आजकल के बच्चों का, हमारे बच्चों का दिमाग सेहतमंद क्यों नहीं है? हम क्या मिस कर रहे हैं? क्या हमने उन्हें रिवॉर्ड बना दिया है? हमारे बच्चों का दिमाग हेल्दी नहीं है, दे आर नॉट क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स की कोई बात करेंगे जब मैं बचपन में अगर होते आपकी होते इस पूरी बात को इस तरह नेगेट Very कर दूं good question. कि वो लोग बहुत क्रिएटिव है, वो बहुत ज़्यादा आईक्यू रखते हैं और वो बहुत सेहतमंद हैं, हमें उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देने आ रहे एज अ सोसाइटी कि वो उसमें प्रोड्यूस कर सकें, वो परफॉर्म कर सकें। आप बिलीव करें कि आजकल के बच्चे जो जिन है ना, और जिस तरह की वो बातें करते हैं और जिस तरह का वो काम आपको करके दे सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक क्लास में 20 बच्चा बैठा हुआ है और उसमें से 5 ऐसे जीनियस बच्चे हैं, वो इवल जीनियस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैम ने, टीचर ने, प्लानर में ये लिखा हुआ है कि आज हमने 5 सवाल करने हैं, तो वो बच्चा 5 सवाल पहले 10 मिनट में कर लेता है, उसके बाद वो नोटोरियस है। उस टीचर के पास वो रिसोर्स नहीं है कि वो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस में उसको वो 3 एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें करा सके जो कि वो नेशनल लेवल पे जाके अच्छा, मैं पता अपना आपको किस तरफ perform लेकर कर जा रहा सके। था, मैं ब्रेक के बाद आपको लेकर जाऊंगा। हमारे यहाँ बच्चों का मैंने कभी नहीं देखा स्पोर्ट्स, ये इतनी कमी है। मैंने बहुत कम पेरेंट्स को देखा कह रहे हैं कि हम बच्चों को क्रिकेट खिलाने लेके जा रहे हैं। कितना इन्वेस्ट करते हैं हम बच्चों जी को कई- स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, कितने सिक्योर है We'll take a हमारे break. अकाउंट। We'll talk about this. We have to talk this in detail. हम बच्चों के दिमाग के सेहतमंद होने को किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं, अब उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि उनका दिमाग सेहतमंद हो, ताकि वो फिजिकली भी उतनी सेहतमंद हो और उनकी एक्टिविटीज़ और उनका आउटकम जो भी वो करते हैं वो उतना ही बेहतर होगा तब जब उनका दिमाग सेहतमंद होगा। मैं जाकर देखते रहे एक और सब आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। समरा हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों की जो जहनी और जिस्मानी सेहत है वो क्यों नहीं हम उसको पॉलिश कर पाते। तो वो समरा बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से जो आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जो बच्चों को एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जहाँ पे वो ख़राब हो रहे हैं वो ये डिवाइसेस और स्क्रीन्स हैं। अगर आप बच्चों को उठाएं और ले जाएं शाम को डेली, जिस तरह हमारे बचपन में होता था, हमारी फिर भी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो आजकल के बच्चे हैं। साइकिलिंग करते थे स्ट्रीट में, एक टाइम होता था असर से मगरिब, और मगरिब की अजान का मेरा ख्याल है अल्लाह अकबर का अल्लाह ही होता था तो हम घर भागते होते थे। और ये एक सेट रूल होता था, ना किसी को बुलाना पड़ता था और ना किसी को कोई कॉल आती थी, क्योंकि वो बताया हुआ था ना कि ये इसके बाद आपने नहीं और वो रहना। हर घर में थैंक होता यू, था। आपने मुझे कुछ याद दिला दी। मेरी गली से आवाज़ आती होती थी जब अजान होती थी ना, तो मैं तो अजान के मैंने कहा ख़त्म होने तक जाऊँ, ऐसे रोज़ा नहीं रखते। मेरी मम्मी कहती है अजान ख़त्म होने वाली है और मैंने कहा ये तो ख़त्म होने वाली है जल्दी। मैंने कहा अपनी भी आखिरी अजान रहती है। तो ऐसा बहुत कुछ हाँ उस टाइम होता पे है। हर घर का बच्चे को जाना होता था। अब अगर आप किसी एक पार्टी पे देखें तो उसमें एक कहता है यार मेरी अम्मा ने बुलाया है, उस बेचारी के अम्मा का अभी तक डर बाकी है। हाँ। एक और कहता है यार मेरे अब्बा घर पहुंच जाएंगे तो मुझे पहुंचना उनसे है। पहले पहुंचना है। बट 4 ऐसे होंगे जो कहेंगे यार क्या है,
छोड़ो ना, बैठे रहो, एक कॉल कर देते हैं, अच्छा एक मिन्नत करके मना लेगा पेरेंट को, वो पेरेंट मान भी जाएगा। सो हमारे रूल्स और सिस्टम्स ही गड़बड़ हो गए ना। फिर हम बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं खिलाते। अब क्या है कि आजकल जो ट्रेंडिंग पे होता है हम वो खेल रहे होते हैं। रमज़ान में, कोविड में आया बोर्ड गेम्स का बहुत ज़्यादा कल्चर, मेरे घर समेत सारे बहन भाई, मैरिड बहन भाई सब इकट्ठे हो जाने और सहरी तक बैठ के गेम्स खेलनी। स्पोर्ट्स कहाँ गया? उन दिनों में स्पोर्ट्स दोबारा वापस रिवाइव हुआ रात को लेट तक। अब आजकल इंटरेस्टिंग, अभी पिछले दिनों में पैडल खेलने गई हुई थी, तो क्या हुआ कि पैडल का टाइम आपको 4 से 6, 4 से 7 में बहुत इजीली मिल जाता है, और 7 ऑनवर्ड्स रात 4 बजे तक, एक्चुअली सुबह 4 बजे तक पैडल इज़ ऑल बुक्ड, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू गो होम एंड स्लीप, दे इंस्टेड प्ले पैडल। बट दिस इज़ नॉट हेल्दी गेमिंग एट द स्टेक ऑफ योर नींद। सारी रात जाग के आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो स्पोर्ट्स तो खेल रहे हैं, बट व्हाट इज़ इट डूइंग? स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़। इतना अच्छी बात आपने कही है। जस्ट अनदर क्वेश्चन, हमारे दौर में मुझे तो अभी तक याद है रात की 9 बजे की खबरें हमें देखना अलाउड नहीं थी। अम्मा अब्बा की बस टीवी की आवाज़ आ रही, बिस्तर पे होते थे, वो हमारा टाइम होता था 9 से 10 के बीच में कि नींद आ जाएगी, या 9:30 सो जाएंगे या 9:45 के बीच में नींद आ जाती थी। 9 बजे हम बिस्तर पे होते थे। और मेरे तो घर का मशहूर था, और आज भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कोसरी नैना, मेरी अम्मा का नाम कौसर था, कहते हैं कोसरी नैना तो बस 8:15, 8:30 होते थे, लाइटें बंद होना शुरू हो जाती थी उसके घर की, और बात इसके बाद नहीं जाना। नहीं, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, जो उसी तरह अपने बच्चों को खिलाना पिलाना। हाँ, जेनेरिक बात कर रहे हैं। कितने होंगे तुम अपने खानदान में देख लो, कितने होंगे? मेरी बड़ी बहन एक, इमेजिन 1 7 o'clock उसके बच्चे सोए हुए होते। आप 7 बजे उसको कॉल करें, उसके बाद वो फ्री होती है क्योंकि उसके बच्चे सोए हुए होते हैं। सो इंटरेस्टिंग ये है कि बच्चे तो सुला देते हैं, मगर जो जिस दिन हम बच्चे भेजते हैं ना, वो दुनिया वही है जो कि हम अवॉइड कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी। ये बहुत बड़ी जिस लिमिटेशन। स्कूल में हम भेज रहे हैं या जहाँ भी हम भेज रहे हैं, वो दुनिया वही है जहाँ से हम उनका पीछा छुड़वाना चाहते और हैं। बहुत कम स्कूल्स ऐसे रह गए हैं जहाँ पे हम लिटरली किसी को पता भी चलता है कि बच्चा रात को सो के नहीं आया हुआ, किसी को नहीं पता होता, सारा दिन क्लास में सोकर वापस चला जाता है। मैं जाती हूँ स्कूल ऑब्जर्वेशंस के लिए, अराउंड 11 स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं पैनल पे हूँ, एंड आई गो एंड विजिट देम। आप बिलीव करेंगे, टीचर क्लास में आती है, पढ़ाती है, रिटन काम कराती हैं, वो चली जाती हैं, और वो बच्चा क्लास में जो सोया होता है वो सोया ही रह जाता है। और सोने का मतलब ये नहीं है कि उसकी आंखें बंद हैं और वो बिल्कुल कोई बिस्तर में लेटा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसकी आंखें बता रही हैं कि उसने खाना नहीं खाया हुआ, उसने नाश्ता नहीं किया हुआ। ऐसा क्यों है कि जब आप एक स्कूल से, ये मैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स बताती हूँ आपको, स्कूल से फ़ोन जाता है घर और कहा जाता है जी कि आपका बच्चा जो है ना आज लंच नहीं लेके आया, तो वो मदर फ़ोन नहीं उठाती, और पता चलता है कि वो मेड का नंबर दिया हुआ है कि मेरा सोने का टाइम है, तो आप मेड को कॉल कर दें अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए। हम ऐसे घरों से जो बच्चे ला रहे हैं और ऐसे घरों से बच्चे स्कूल आते हैं, सो दिस इज़ नॉट हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज, दिस इज़ नॉट हाउ आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी हेल्दी। बच्चे ने अगर तंग करना शुरू किया, मोबाइल पकड़ा दिया, नहीं कहते बेटा खेलो जाके, बेटा अच्छा लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ हम साथ खेलते हैं। लेकिन ये मुझे टर्म समझ नहीं आती। बच्चे ने तंग करना शुरू किया, बच्चे तंग नहीं करेंगे तो कौन तंग करेंगे? बच्चा तंग करते, हम भी जब बच्चे थे हमने अपने पेरेंट्स को तंग किया, उन्होंने क्या गेट रिड ऑफ अस। 3-4 सवाल ऑडियंस से पूछती हूँ, अगर उनके पास इसका जवाब कर रहे हो 3-4 सवाल हैं ऑडियंस के लिए, अगर उनके पास इसका जवाब है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लगता है कि नहीं तो शायद दे नीड टू वेक अप, दे नीड टू डू समथिंग, दे नीड हेल्प। क्या आपका बच्चा खाना तभी खाता है, उसका नवाला तभी स्वॉलो होता है जब स्क्रीन ऑन है? ठीक है, कितने घरों में हो गया? मेजॉरिटी में ही हो रहा है। ठीक, जब आप बाहर जाते हैं, सो आपका बच्चा आपके साथ मॉल में, मार्केट में आपका पूरा ट्रिप गुजार लेता है, या आपको सबसे पहले उसको कोई चीज़ लेकर साइड पे करना पड़ता है, या सारे ट्रिप में कहना पड़ता है बेटा अभी अभी आपकी वाली शॉप आ रही है, अभी आपकी वाली शॉप आ रही है? क्यों? क्योंकि ये थर्ड, मुझे ना आप सवाल पूछिए और मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इतनी साइकोटिक नहीं हुई मैं। अभी कितनी है वो? जितनी भी हो, जिन्होंने करना होता है वो पहले ही बर्बाद कर देते हैं। हलीमा की बेटी बिल्कुल हलीमा की तरह, वो बिल्कुल मेरे जैसी है, वो मेरे जैसी है, बट हम उसको भी मतलब खुशी खुशी, अगर वो किसी चीज़ के बारे में मतलब कभी नाराज हो जाए या कभी रोना शुरू कर दे, तो अच्छा तीसरा सवाल क्या है? कितने लोगों के बच्चे, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के सवालों के जवाब दे पाते हैं,
या ये कह देते हैं बेटा छोड़ो अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, आपके पूछने वाला नहीं है। हाउ मेनी ऑफ अस एज पेरेंट्स आर एबल टू सिट अभी बोलना नहीं एंड सोच रही होल्ड अ मैं। कॉन्वर्सेशन? सच गुड क्वेश्चन समरा, आई मस्ट से सच पूरा आपने जामे सवाल मुझे लिटरली इतना ज्यादा अच्छा है। हलीमा मुझे सिर्फ पूछना है तुम बच्ची को बाहर लेके चौथा रह गया 3 है। सवाल अभी। सोशल मीडिया टाइम, स्क्रीन टाइम आपके घर में किस हद तक चल रहा है, आपका अपना या आपके बच्चे का? आप अपना बताओ। 1 घंटा चलें, मैं अभी आपकी नहीं बट मैं जनरल बात नहीं, कर रही मैं हूँ। तो आप बात तो कर रहा हूँ, बहुत आप करें, अवेयर 1 होंगी घंटा वाला क्या माशाल्लाह सीन है विद द इनका? टीम। बट अगर आप ये देखते हैं कि 1 आपका घंटा। बच्चा जो है वो आता है, मैंने देखे ऐसे पेरेंट्स जो कहते हैं हमने टाइमर लगाया हुआ है, 10 मिनट का टाइमर है और 10 मिनट के बाद हम 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमर दे देते हैं, वो भी उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मगर बच्चे आजकल जीत जाते हैं इन चारों चीज़ों में। विन इज ऑन द चाइल्ड्स पार्ट। लेकिन वो खाना नहीं खाएगा, आई वो विल नहीं डिसएग्री खाएगा। विद इट बिकॉज बच्चे वहाँ जीतते हैं जहाँ उन्हें पता होता है। देखिए बच्चा बहुत स्मार्ट है, बच्चा डम नहीं है। बच्चे को पता है कि जहाँ ये जो मेरे सामने खड़ा है ये रेत की दीवार है, जहाँ उसे पता लग गया कि इसने नहीं बदलना, इसका डिसीजन हतमी है। क्या एज है वहाँ बच्चे की? 1.25 साल। सवा एक साल। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। लेकिन आई मस्ट वेलकम बैक टू द शो। मैंने आपसे पूछना था, यू कांट शो आई विल शो। आप मुझे बताओ, आप मुझे सच में ज़्यादा आपकी बेटी को अगर आप लेके जाती हो, मॉल में लेके जाती हो, बच्ची छोटी कलरफुल चीज़ें, प्लीज़ सच बताना कि कुछ चीज़ को हत्ता मारती है कि मामा मामा ये लेना है, इस तरह कुछ मामा पापा या कुछ पकड़ती करती है। हाँ तो जी। व्हाट डू यू डू देन? व्हाट डू यू डू? तो हम अगर वो ये कहेगी कि ये बहुत अच्छा है तो मैं कहूँगी हाँ ये बहुत अच्छा है, वापस रख दे। क्या यार, अब हर चीज़ तो नहीं अफोर्डेबल ही नहीं तो है। फिर क्या करती है? व्हाट इज हर कुछ भी नहीं। वो मैं बताती, देखो वो आदी हो चुकी है और उसको पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। उससे पता है कि वो मेरे साथ कितनी भी जिद कर लेगी, मैंने नहीं माननी, तो वो नहीं करती। यही बच्चा, वो सेम बच्चा है, एक ही बच्चा है, उसकी वही एज है, सब कुछ वही है, लेकिन वो जब अपनी 2 खालाओं के साथ जाती है जिनका नाम आमना और आयशा है, तो वो जब वापस आती हैं तो ऐसे उठाए हुए होते हैं उन्होंने तो चीज़ें। हलीमा हाय चुड़ैल माँ ये नहीं कहता कोई? कहते हैं कहते हैं ना, कहते तो चुड़ैल आपको माँ। नहीं पता कि आजकल के दौर में लेकिन ये चलो कोई इतना बात नहीं, उनके interesting साथ तो थोड़ी phenomena देर रहना है ना। कि बच्चों ने somehow सिर्फ अम्मा से डरना शुरू कर दिया लेटली। ये क्यों आया है नया? हम भी डरते थे अपनी मैं अम्मी अपनी से। बहन की बेटी को देख लूं, मैं भी डरती थी अपनी बहुत मामा प्यारी से। बच्ची है, बहुत ही हाई IQ इंटेलिजेंट, जैना नाम है उसका, एंड फर्स्ट बेबी ऑफ द फैमिली एंड अडोरेबल। मतलब हर कोई, मतलब मैं कभी उसको ये कहूँ ना कि प्रोग्राम में आ जाओ साथ चलो, तो बिलीव मी वो मेरे से बेहतर आपके इन सारे सवालों का जवाब दे देगी, इतनी वो very स्मार्ट nice. बच्ची। मगर हैविंग सेड दैट, अगर उसको डर है तो उसे वालदा का है तो अच्छी और बात वो है। मदर का है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम सब, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी फेल हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो नहीं हमारे काबू आती। वो पहला सवाल पूछती है, एक तो मुझे खाला नहीं कहती और वो कहती है सिमरा what did you get for me? Did you not know I am coming to Nana house? Is that nice? Is this nice? No. हमें अडोर करता है, बट अगर हम उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे देखें, सो दिस मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन हर। शायद वो अब उसका छोटा भाई है, तो वो 4 दफ़ा कहती है, मैं फ़न सिटी जाने की बात हुई तो उसने कहा हम ना फ़न सिटी खुद ही चले जाएंगे कि शीर्षा इज़ टू यंग फॉर दैट, जस्ट बिकॉज शेयरिंग अ प्रॉब्लम बन रही है। सो नॉट दैट कि अभी वो हेल्प वाले प्रॉब्लम्स होंगे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इन चीज़ों को एडजस्ट ना किया जाए, स्ट्रैटेजीज ना चेंज की जाएँ, तो यही आपको प्रॉब्लम लगता है माँ से खाली डरना इज नॉट हेल्दी? मुझे ये लगता है कि एक बच्चे में अपना एक सेल्फ इंस्टिंक्ट ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन, बच्चे ने बच्चा तो होना है, बट आप कंट्रोल कर लेंगी। मेरी बहन कंट्रोल कर लेती है, उसने सिर्फ एक आवाज़ देनी होती है, ज़ैना ओके मामा, जबकि वो डरती नहीं, उसकी दोस्ती भी तो फिर बहुत आप है। यहाँ पे बैठिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया? आज ही किचन में चलते हैं, चलो, ज़ैनब हमारा वेट करिए। वो कह रही है मुझे, वो implement किया कह रही समझा? थी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? अभी बताइए कि समरा को मौका दिया जाएगा। ये तो समरा वही को- हुआ ना कि मतलब दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। वाह वाह वाह, समरा ये हम तालियां पीटो आप इस बात पे, मैंने कितना अच्छा मुहावरा बोला अवसर है। दें चले जी, ये खाने
ज़ैनब बन गई है सवैयाँ अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक आप बताइए समरा, व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट हलीमा? सो हमने उसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज अपनाना शुरू कर दी और बहुत सी चीज़ें एज अ फैमिली हमने उन चीज़ों से कंप्लाई करना शुरू कर दिया। सो जो मामा के रूल्स है ना, वो फिर हम सबके रूल्स हैं। अच्छा अगर मामा ने कहा है ना कि आपने नहीं आइसक्रीम इस टाइम पे बट खानी, समरा, आई वुड लाइक टू से, बिल्कुल मुझे बात समझो, बहुत अच्छी बात है। आर यू नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग? फिर ये बाबा को भी कहना फिर है, मामा ने नहीं तो कहना। रूल बनाए ना, फिर मामा के डरने से ही तो चीजें ठीक हुई। बात तो ये है ना कि उस बच्चे को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगर मामा के साथ हूँ तो मैसेज ये जाना चाहिए कि ये एक रूल है जो कि हर तरफ से सेम आएगा। सो खालास के साथ जाके आप वो सारे काम नहीं कर सकते, एक्सेप्शन है कभी वंस इन अ वाइल जो आपको घर से मना है या जो आपको परमिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन की इजाज़त नहीं है तो हम सब ने कॉपरेट करना है। वंस इन अ वाइल ही होता है उसका भी। वंस इन अ वाइल। सो हमें कॉपरेट करना है उन मॉमी रूल्स के साथ। हमने ये देखना है बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जो माँ जो है जो रूल्स बना रही है उसके साथ सबको चलना चाहिए। फादर एज अ फैमिली जो सेट प्रिंसिपल्स हमने रखे हैं हम उनके साथ कंप्लाई करें। ज़ैनब आप आ जाओ उसकी तरफ, रेसिपी की तरफ। हलीमा, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई अभी। मुझे ये जो हमारे हेड कैमरामैन असद साहब है, इन्होंने मेरी बाजू को कहा है वाइट बाजू पीछे करेगी, मेरे साथ पर्सनल अटैक करे। वाइट तो कहा है, वाइट तो कहा है, ये तंज में कहा है ब्लैक मुझे। कह देते तो मुझसे मसला मुझे था। तंज में कहा है इन्होंने। मैं बहुत दुखी हूँ, पता है मैं बात किसी से नहीं करूँगा, मैं राज ओके ठीक है। रेसिपी मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेमियों के लिए जो सेमियाँ ली थी वो 1 कप मैंने ली है। सब्जियों के लिए आपने सेमियां ली हैं? जी बिल्कुल। नहीं सवैयों के लिए उससे वर्मिसेल्स नहीं है। ठीक है, अब ठीक हो गया। दूध 1 लीटर लिया है, चीनी आधा कप लिया है, घी 2 खाने के चम्मच, छोटी इलायची 3 से 4 अदर, बादाम 2 खाने के चम्मच, पिस्ता 2 खाने के चम्मच, काजू 2 खाने के चम्मच, किशमिश 2 खाने के चम्मच और खजूर 4 से 5 अदद ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें। और केवड़ा एसेंस लास्ट में 2 से 3 कतरे इसमें आपने डालने हैं। रेसिपी ऐसी है कि पहले देसी घी के अंदर आपने ड्राई फ्रूट्स और सेमियों को भून लेना है। सेमियों को इतना भूने कि उसका कलर जो है ब्राउन हो जाए और उसके बाद फिर आपने दूध डालना है, चीनी डालनी है और बहुत अच्छे से पकाना है स्लो फ्लेम करके। और फिर लास्ट में आप नट्स ऐड करें अपनी मर्ज़ी से और फिर केवड़ा एसेंस डाल दें। जब और ऐसे बंदे से नट्स ऐड करवाएं जिसके हाथ में जायका हो और नेक इंसान हो। ये देखिए आप क्लोज शॉट बनाएं भाई, कुछ चीटो हाथों का, चीटो आगे मेरे हाथ। तो ऐसे ऐसे बंदे के हाथ में जिसके हाथ में जायका हो। असद भाई ने भी ऐसा शॉट बनाया है ना कि हाथ नहीं आ रहे। नहीं नहीं आ रहे बेटे, तुम जलती रहना साइज इनकी। अच्छा इसलिए तुम बाइट नहीं मैं मुझे केवड़ा तुम क्योड़ा बाइट चली जाओ। एसेंस भी मिलता है, ज़ाफ़रान एसेंस डालना है। नहीं कुछ भी ना डालें तब भी चलेगा। यस चलेगा। आप दूध फिर जो है ना आपने वो लेना है गाय का। अच्छा उसका इतना मजे का फ्लेवर आता है ना, फिर वो बड़ा अच्छा प्योर तबल में चली जाइएगा, वहाँ से गाय का दूध ले आएगा, क्योड़ा रह जाइए। हो गया या भी रहता है ये प्रोग्राम एंड होने तक ना इसको कुछ दिमागी तवाज़ुन हो जाता है। ऐसे समरा मेरी बात सुने, अगर आपके पास एक पेशेंट भेजूं तो ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, भेज दो। चले जी ठीक है। अब ये पेशेंट पहले आप अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि इनकी रिसेंट शादी भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और जो रियल पेशेंट है उनको लेके जाएं जिनको आपने अभी बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। मेरा ख्याल ठीक है, हम लोग जो है वो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे जल्द। अपने घर में मौजूद अपने वालिदैन का, छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच समरा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।